हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स मेरे ख्याल से आप सबको पता ही है कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये हमारे को कुछ बेसिक राइट्स देता है, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू स्पीच। ऐसे बहुत सारे आपने बचपन से सुने हुए हैं, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। बट अब हम एक लॉ स्टूडेंट हैं तो हमें एग्जाम के हिसाब से भी चीज़ों को समझना होता है कि कैसे कब किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की स्कीम की, तो एक तरह से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सा मांग रहा है वो, कि ब्रॉडर ब्रॉडर क्या क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स के, थोड़ा वो समझा दो। अभी आपको हो सकता है कि इस वीडियो के एंड में लगे कि पूरा 100% क्लैरिटी नहीं आई। नहीं आएगी। ये कब आएगी? जब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा एग्जामिनेशन डेज में पढ़ोगे और तब तक आप सारे फंडामेंटल राइट्स पर एक एक राइट पर एक एक वीडियो देख चुके होगे, पढ़ चुके होगे, समझ चुके होगे। उस वक्त ये बड़ा सिंपल लगेगा। तो अभी बड़ा समरी वर्जन चलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर हम स्कीम की बात करें तो यहां पर ये जो राइट्स हैं ये दिए गए हैं पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। ठीक है, और ये जरूरी है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो कोई भी आदमी इंडिया में रहकर अपने आप को फ्री और इंडिपेंडेंट महसूस करे, ग्रेसफुल डिग्निटी के साथ जीवन जिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हों। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो एक मेजर सोर्स जो है वो है यूएस बिल ऑफ राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं ना कहीं यूएस लॉ और ब्रिटिश लॉ दोनों से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इसका जो सोर्स है, वन ऑफ द सोर्स, मेजर सोर्स इज यूएस बिल ऑफ राइट्स। और इनका एम क्या है? द एम टू सिक्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देखो, वो तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एम हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एम था, आपने पढ़ा ही था, जस्टिस है, इक्वालिटी है ना, फ्रेटर्निटी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल राइट्स के और कॉन्स्टिट्यूशन के एम है कि इनको अचीव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। बट ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे समटाइम एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। गवर्नमेंट को पता है, आज आप किसी को भी उठा के बिना एक्सप्लेन किए बंद कर दो तो ये नहीं चलेगा। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम है। आप ऐसे बिना किसी ग्राउंड के किसी को उठा के उसके घर में भी बंद नहीं कर सकते, जेल में बंद करना तो बहुत दूर की बात है। तो आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन का मतलब होता है अपनी मर्जी से कुछ भी करना। यहां पर वर्ड स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती, मनमाना, बेसलेस, विदाउट जस्टिफिकेशन। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर सिटीजन को, उसकी वजह से गवर्नमेंट भी बाउंड है कि वो लोगों को दे गारंटी सर्टेन फ्रीडम्स एंड दे एंश्योर द ह्यूमन डिग्निटी। एक आदमी सम्मानपूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत एसेंशियल हैं और वो दिए गए। अब अगर हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली बात है जस्टिशिएबल इन नेचर। यानी अगर स्टेट ने, अगर गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स ठीक से नहीं दिए वैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। दे आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। आपको याद होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है मेन बात, कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। जो चीज अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं की, एग्रीमेंट पूरी नहीं की, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इसी तरह से जो फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने हर इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिख दी वो एक अधिकार बन गई, फंडामेंटल राइट, और हर सिटीजन उस राइट को कोर्ट के थ्रू भी एनफोर्स कर सकता है अगर उसको वो राइट ठीक से नहीं मिला। सो अगर कोई भी वायलेशन है तो आदमी आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकता है। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कब हाई कोर्ट जाएंगे और कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो रूटीन में आप हाई कोर्ट ही जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब स्टेट लेवल पे कोई बहुत बड़ी चीज हो या हाई कोर्ट्स के कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस हो, या आगे हम बताएंगे आपको कि कब टिपिकल सिचुएशंस में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदरवाइज रूटीन में हाई कोर्ट ही जाया जाता है, रूटीन में।
दिस मेक देम डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये भी आगे आएगा इसी एक तरह से सिलेबस में आगे आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब ये एक जनरल सजेशंस हैं जिसको अगर पूरा नहीं किया तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस इतना ही है कि वो डायरेक्शंस हैं कि उसके बेसिस पर लॉ बना लो, उसके बेसिस पर जीवन जी लो, बट दे आर जस्ट डायरेक्टिव सजेशंस, नॉट एनफोर्सिबल लॉ कि अगर उसकी वायलेशन हो गई तो सीधा कोर्ट में जाएंगे आप, ऐसा नहीं। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव राइट्स, नेगेटिव भी है ना। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को रोकते हैं कि किसी की फ्रीडम डिस्टर्ब मत करो, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट मत करो, मतलब भेदभाव मत करो बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और व्हाटएवर। तो एक तरफ स्टेट को यानी गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे ये नहीं करना, और एक तरफ पॉजिटिव भी है कि उनको आप राइट टू इक्वालिटी दो या प्रोटेक्शन दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, यानी कुछ चीजें गवर्नमेंट को पॉजिटिवली करने को कही जाती हैं और कुछ चीजें नहीं करने को कही गई हैं। तो उस हिसाब से फंडामेंटल राइट दोनों दिशाओं में काम कर रहा है, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस भी हैं और पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी हैं। मैंने जैसा कहा ये वीडियो आपके लिए हल्की सी डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि इसमें सारे फंडामेंटल राइट बहुत फास्ट चलेंगे, लेकिन जब आप एक एक फंडामेंटल राइट को पढ़ चुके होंगे और बाद में इसी 10-12 मिनट की वीडियो को दोबारा देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तब आप सारे फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअली डीपली डिटेल्ड वे में पढ़ और समझ चुके होंगे। आगे है नॉट एब्सोल्यूट। ये चीज भी हर फंडामेंटल राइट में बताऊंगा कि जो भी राइट आपको मिल रहा है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, बोलने का मतलब ये थोड़ी है आप स्टेज पर खड़े होकर गाली देना शुरू कर दो किसी को या कुछ भी इमोरल बातें करना शुरू कर दो। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक ऑर्डर के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। बात आ रही समझ में? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी है फॉर पब्लिक ऑर्डर, फॉर मोरालिटी, फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्मी ऑफिस में भी जा सकते हो। वहां तो बाहर लिखा होता है कि एंट्रीज प्रोहिबिटेड। कई जगह तो मैंने ये तक पढ़ा है कि ये सेंसिटिव एरिया, देखते ही गोली मार देंगे अगर आप अंदर घुसे। अब बोलो ये क्या बात है, हमारे पास तो फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। बट नेशनल सिक्योरिटी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं ना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेज पर खड़े होकर या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को भी गाली गलौच या उल्टे सीधी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इतनी भी फ्रीडम नहीं है। सो इट्स नॉट एब्सोल्यूट, ये इसका मतलब है। सो बैलेंस मेंटेन करना है आपको इंडिविजुअल लिबर्टी में और सोसाइटल इंटरेस्ट में। समाज को भी देख के चलना है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो आज़ादी है, लिबर्टी है, उसको भी देख के चलना है। अब अगर हम डिटेल्ड स्कीम की बात करें तो सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। अब फिर वही मेरे को लगता है इसके बारे में बताऊं, कितना बताऊं। इक्वालिटी जैसा कि देखने में ही लग रहा है कि इसका मतलब है बेसिकली कि दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, हिंदू हो, किसी और कास्ट का हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। तो ये है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, है ना। और इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलती है। जितने भी लोग होंगे उनको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि एक को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक को कम। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी कानून में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। थोड़ा बहुत रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे आपको पता ही है इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, कुछ केसेस में ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कोर्ट ने लगाई है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो वो अगर गवर्नमेंट फॉलो कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इन जनरल कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। कहीं कहीं हो सकता है ओल्ड लोगों को कोई स्पेशल बेनिफिट मिले, बच्चों को मिले, वीमेन सेक्शन को मिले, तो इस तरह के कुछ लॉ हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया है, ताकि या उनको फेवर करने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए किया गया है। यही वही रिजर्वेशन पॉलिसी का एक केस लॉ है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि 50% तक रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, सो दैट नाउ विद दिस दे हैव बैलेंस्ड द इक्वालिटी विद सोशल जस्टिस। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम में हर तरह की फ्रीडम है, कहीं आपको जाना हो,
कुछ भी करना हो, प्राइवेसी है, बोलना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। कहीं आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो वो सब आपके पास फ्रीडम्स हैं। आप अपने आप को जो है कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं इंडिया में। कोई जरूरी नहीं है कि ये कास्ट के लोग ही डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं या क्रिकेट खेल सकते हैं या सिंगिंग कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू एनीथिंग। तो ये पूरी फ्रीडम जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, बट इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो लगेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हो और आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं होता। राइट टू लाइफ, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा बाद में, तब आप समझेंगे कि राइट टू लाइफ का क्या मतलब है। इसके अंदर बहुत डिटेल्ड है। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी इंडिविजुअल को आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, खासकर जो गरीब वर्ग है या कम पढ़ा लिखा वर्ग है, विमेन है, तो इसमें इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या आप समझते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो जो बच्चों को उठा लेते हैं और प्रोस्टिट्यूशन या बैगिंग के लिए यूज करते हैं, दैट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, खतरनाक जो इंडस्ट्रीज है उनमें बच्चों को इस्तेमाल करना, यूज करना, तो ये चीजें जो है इसमें अलाउड नहीं है। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो हिंदुस्तान है वो सेकुलर देश है, सेकुलर स्टेट है, और यहाँ पर कोई भी अपने किसी भी धर्म को इजीली, 3 वर्ड हैं आप इसमें देखिएगा, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो तीनों का मीनिंग अलग है। प्रैक्टिस का मतलब है आपका जो भी धर्म है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेस, इसका मतलब है कि आप बोल्डली, ये नहीं कि चौड़े में, आई मीन आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैं इस धर्म का हूं। ये नहीं है कि आप उस चीज को छुपाओगे, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्रोफेस भी कर सकते हो, यानी यू कैन एक्सेप्ट इट ओपनली, बोल्डली, दैट आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड प्रोपगेट, आप दूसरों को भी उस धर्म के बारे में बता सकते हो। कन्वर्ट करना अलग है, कन्वर्ट करना फोर्सिबली, लालच देके, वो अलग है। लेकिन प्रोपगेट कर सकते हो, आप अपने धर्म की अच्छाइयां बता के दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो भी उस धर्म को फॉलो करें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। सो यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन, बट इसमें भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, वो तो रहेगा ही। देन कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं, सबको ये राइट्स दिया गया है कि स्पेशली माइनॉरिटीज को, कि वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, उनके स्क्रिप्चर्स, उनको वो संभाल के रख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम उनको ना आए कल को लॉन्ग रन के हिसाब से। और अगर ये राइट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो केशवानंद भारती, ये जो मैंने आपको बोला ही था, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसके अंदर भी ये चीजें सामने आई कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं कि चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आमतौर पर रूटीन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला में बड़ा क्लियरली बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि इसको आप समझिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये मेन चीज है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लगा सकते हो, दैट वी हैव डिस्कस्ड। और इसके ऊपर भी हम जब स्पेसिफिक डिस्कशंस करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इमरजेंसी रूटीन में लगती नहीं है, बट फिर भी रूटीन में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ इमरजेंसी अगर देश में लग जाए, जैसे वॉर लाइक कोई सिचुएशन आ जाए या कुछ ऐसा भयंकर नेचुरल कैलामिटी आ जाए और गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, तो फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड मतलब थोड़े दिन के लिए उनको ये कहा जा सकता है कि अब जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आप चलिए, तो बट रूटीन में नहीं होता। हाँ, जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ऊपर नीचे किया तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ये बात तो मैंने आपको शुरू में ही बताई, जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच पॉसिबल। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टू एंश्योर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी। जब तक फंडामेंटल राइट जिंदाबाद हैं, हम पूरे सम्मान के साथ, गौरव के साथ, गरिमा के साथ अपने देश में रह सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं। डेमोक्रेसी होगी, हमेशा हमें अपने चुनाव से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री लोगों की चॉइस का होगा, वही देश चलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे रखना बहुत ज़रूरी है।
तो ये इंश्योर करता है, जैसा मैंने कहा, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी को। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हैं, और समटाइम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सेसिव लगती हैं। वैसे इस पर मैं डिबेट करूंगा बाद में कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे तो वैसे फ्रैंकली जब भी मैंने पढ़ी है एज एन इंडिविजुअल मैं बोल सकता हूं, मुझे तो रीजनेबली लगती हैं रिस्ट्रिक्शंस। बट फिर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर कल को लगा दी जाए तो फंडामेंटल राइट्स की जो रियल फ्रीडम है फिर वो तो डिस्टर्ब ही हो जाएगी। सो अगर हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था कि स्कीम क्या है फंडामेंटल राइट्स की। तो स्कीम यही है कि ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है बिटवीन द टू थिंग्स। दो चीजें क्या है, एक तो है इंडिविजुअल लिबर्टी की हर बंदे को पूरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। लेकिन वहीं एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी उस पर लगाई जाए। तो इन दोनों का बैलेंसिंग ही अचीव करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को ये जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस, यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे डिस्कस करें। फेस टू फेस क्लासेस का भी रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स में होंगी, पहले ही करा लीजिए। थैंक यू।